Audible? All right. All right. So hi everyone, good evening and welcome to the session. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? All good, all clear, audible, visible. Hi, good evening everyone. कैसे हो आप लोग? कैसे हो? एक बार बता दो चैट बॉक्स में. आवाज आ रही है, दिखाई दे रही हूँ, सुनाई पड़ रही हूँ, सब सही है? All good. Hi साक्षी, hi प्रीत, hi सानवी, hi. I'll call some names. ठीक है, आज नाम ले लेते हैं. चलो. Hi आराधना, hi आशमी, भानु, तनिश, I think वृष्टि, विष्णु. अब थोड़ा सा जल्दी चल रही है हमारी चैट. हाय धृति, हाय श्रेया, हाय खुशी, हाय प्रतीक, हाय अंतिमा, हाय अनमोल, हाय सिमर, दीपांशु, गुरदीप, रेहान, भव्या, प्रणव, कार्तिक, जसलीन, गौरेश, रुद्र, तौसिफ, मे भी मैं सबका नाम सही ले रही हूँ, ओजस्वी. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. चलो भाई, हो गया, बहुत सारे नाम हो गए. कैसे हो आप लोग? आए हो आप सब सही हो गए. अपनी मिस एक्सेप्शन को याद कर रहे होगे यार. तुम याद किया था मुझे, क्यों करोगे? कल ही तो गए थे. कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लेक्चर 5 तक आ चुके हैं भाई. हम बहुत ही ज्यादा, हम कुछ भी कर ले, हम इस चैप्टर में आगे नहीं भाग पाएंगे और भाग भी नहीं सकते और भागना भी नहीं है. ठीक है, तो ठीक है. फिलहाल आज हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 5 पे. और आज से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. आज के बाद से आने वाले 5, 6, 7 लेक्चर सब कुछ नया होने वाला है. मतलब आपको 19-20 की चीजें पता होंगी, मतलब होता नहीं 1%, 2% चीजें आपको पहले से आती होंगी, बाकी सब आपके लिए नया स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, कुछ चीजें खैर फिजिक्स से रिलेटेड है तो आपने शायद पढ़ी हो, तो वो आपको आती होंगी अच्छे से. अदर देन दैट सारी चीजें आपके लिए नई हो जाएंगी. ठीक है, और ये चैप्टर कुछ टाइम पे बोरिंग लगने लग जाएगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और ये, पर यार तुम्हारी मिस एक्सेप्शन है ना, जितना हो पाएगा तुमको सब कुछ समझाया जाएगा, और जितना क्या हो पाएगा सब हो जाएगा यार. सब कुछ आसानी से मैम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें आज का सेशन. मैमड़ा मत लिखा करो, पिट जाओगे तुम लोग किसी दिन. बहुत ही शैतान हो गए यार तुम लोग. चलो, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि बोहर एटॉमिक मॉडल. अगर आपको याद हो, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस हम समझ चुके हैं. एक दो चीजें जो रह गई हैं वो आज की क्लास में समझ लेना. ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आते हैं बोहर जी का एटॉमिक मॉडल. खैर आपको पूरा एटॉमिक मॉडल आज के सेशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, कल भी नहीं. आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे नहीं गिवन है ना. मतलब आपको बोहर एटॉमिक मॉडल थोड़े से कॉन्सेप्ट के बाद समझाया जाएगा. पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल समझाया जाएगा. तो बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सर्टेन टॉपिक्स. 1-2 दिन के बाद ये वापस से टॉपिक वापस आएगा आपके पास. इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स के बारे में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. तो भाई सबसे पहले है हमारे पास कि रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल पढ़ा. बड़ा ही बेहतरीन तरीके से रदरफोर्ड जी ने एक एटम का स्ट्रक्चर बताया. हमने लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स ऑलरेडी थोड़े पढ़ लिए, पर हम थोड़े से और जानेंगे. ठीक है, रदरफोर्ड जी के हिसाब से अगर मैं वापस से ये पूरी चीजें आपको क्लियर करवाऊं, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऐसा होता है कि भाई, एक जल्दी से इन द चैट बॉक्स, अगर आपसे मैं बोलूं एक लाइन में, केवल कुछ चंद शब्दों में एक लाइन में बताओ, मेजर ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का, रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मेजर ड्रॉबैक जो एक लाइन में आप कह सकते हो. मैम वेकेशन कब से है यार? तुमको भी वेकेशन की क्या कहते हैं, जल्दी है. बहुत ही खराब इंसान हो यार तुम. 11वीं में आ गए हो, पढ़ने पे ध्यान दो. ये वेकेशन नहीं होते 11वीं में, समझ रहे हो? 11वीं में वेकेशन नहीं होते. मैंने तुमको बताया था ना कि जो सूरज देवता है अपने, है ना, हमारे जो सूरज देवता है, अकॉर्डिंग टू हमारे स्कूल्स के टीचर्स या बाकी के टीचर्स, उन्हें ऐसा लगता है, जैसे होता है ना स्कूल में, जैसे किसकी वेकेशन हो गई, तो मेरे यहाँ स्कूल में वेकेशन नहीं मिलती थी 11th एंड 12th में. तो हम बोलते थे कि ऐसा होगा कि हमारे टीचर्स को लगता होगा कि जो सूरज देवता है, जब हम निकल रहे हैं तो थोड़ा साइड हो जाते होंगे, ऐसा हमारे स्कूल वालों का मानना होगा, तभी वो हमको छुट्टी नहीं देते हैं गर्मियों की. और ठंडियों में उनके हिसाब से सूरज जी एकदम हमारे सामने आ जाते हैं कि यार तुमको हम धूप दे रहे, तुम आराम से स्कूल तक पहुंचो. तो ऐसा हो जाता है यार. 11th 12th में इंसान की कदर नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारी भी नहीं है हमें. जोक सपाट. ठीक है, मास नहीं यार, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. वेरी गुड, दिया ने हमें सबसे पहले आंसर दिया. क्या बात है दिया, तुमने क्या आंसर दिया? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. बेटा क्या लिख रहे हो ये तुम लोग चैट बॉक्स में? इलेक्ट्रॉन ये वो फलाना लाना. ड्रॉबैक क्या था? ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, वो कौन सा ड्रॉबैक होता है?
ड्रॉबैक था स्टेबल नहीं था उनके हिसाब से एटम। जो आप बोल रहे हो वो आप हिंट बता रहे हो। भाई स्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मोशन में बेसिकली अंडर एक्सेलरेशन है, तो वहां पे क्या होगा? अंडर एक्सेलरेशन वो क्या करेगा? वो एनर्जी रेडिएट आउट करेगा, जिसकी वजह से वो एक टाइम बाद आके थक हार के बिड़ जाएगा हमारे न्यूक्लियस के पास आके जहाँ पे प्रोटॉन बैठे हैं। पर खैर ये चीज एकदम गलत हो गई थी, और इसके लिए आप रीजन बेटा ये नहीं लिखोगे जो मैंने आपको बोला, आप रीजन ये लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। हाँ, फिर आप एक्सप्लेन भले ही कर सकते हो इस चीज को, स्टेबिलिटी कैसे, पर अगर मैं एक सेंटेंस में पूछूं, एक लाइन में पूछूं कि बताओ क्या है रीजन, तो आप बोलोगे स्टेबल नहीं था उनके हिसाब से एटम। ठीक है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था उसके हिसाब से। चलो भाई, इसके अलावा तो रदरफोर्ड जी ने सब बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड जी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक अ स्मॉल सोलर सिस्टम। क्योंकि ये कई बार 1 मार्किंग में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए ये स्लाइड लगी हुई है। एक सोलर सिस्टम सबने देखा है, सन होता है ना, और उसमें प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट। नाम याद है तुमको? स्टार्टिंग से एंड तक सारे नाम याद है? क्या क्या होता है? मरकरी, है ना, ऐसे मतलब मस्ती के लिए बोल रही हूँ। क्या होता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून, एक और क्या होता है यार? नेपट्यून, यूरेनस। यस यस यस, ठीक है, सही है ना? 9th वाला तो हट गया, प्लूटो तो हट गया अपने में, है ना? क्या बात है, मैं इंटेलिजेंट तो हूँ। वैसे मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जितनी खराब है ना बेटा, तुमको मैं बता ही नहीं सकती। हिस्ट्री ज्योग्राफी की टीचर मुझसे पता नहीं क्यों, शी डिडंट लाइक, वो उन्होंने कभी मुझे पसंद नहीं किया। मैं रोने लग जाऊंगी, चलो यहाँ पे आ जाओ। कभी उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, क्योंकि आई वाज गुड इन एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सबसे खराब थी मैं उस सब्जेक्ट में। मतलब जब मेरा बोर्ड था ना 10th का, तो पता है क्या होता था कि ठंडियों के टाइम पे मैं क्या करती थी, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के डर से। और मैं धूप में आके बैठती थी, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ती थी। मतलब सिर्फ हिस्ट्री पढ़ पढ़ के मैं खुद ही एक, लग रहा था कुछ टाइम बाद हिस्ट्री बन जाऊंगी इस दुनिया में। बट स्टिल मैंने पढ़ी हिस्ट्री, और फिर मैंने बहुत ही ज्यादा पढ़ा। फिर बहुत पढ़ने के बाद समझ में आया कि हिस्ट्री इज नॉट मेड फॉर मी। मेरी गलती नहीं है, हिस्ट्री बनी ही नहीं थी मेरे लिए कभी भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री तो मुझे ज्यादा समझ में आई नहीं, ऊपर से मैं ऐसे कलर की हो गई कि स्कूल वालों ने भी पहचानने से मना कर दिया कुछ टाइम बाद जब मैं स्कूल गई। तो इन शॉर्ट, हिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी इज वेरी डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हमने क्या पढ़ा कि रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक सोलर सिस्टम की तरह था। देखो सोलर सिस्टम कैसे है, सन है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी के हिसाब से, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कौन से साइंटिस्ट के स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम यू कैन से एकदम सिमिलर है टू द सोलर सिस्टम, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड जी का न्यूक्लियर मॉडल जो था। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम, छोटा सा सोलर सिस्टम की तरह ही है, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ मासिव सन, जिसमें न्यूक्लियस सन का रोल प्ले कर रहा है। मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में बैठा है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में बैठा है। चलो, तो न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है जैसे कि सन बैठा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम प्लैनेट्स की तरह है। बस फर्क इतना है कि बहुत छोटे लेवल पे हम देख रहे हैं, और ये जो सोलर सिस्टम है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो जैसे वो प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इन्होंने सन बोला, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो एक प्लैनेट की तरह है। ठीक है, when classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planet describe well-defined orbits around the sun. जब इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स आई, जिसमें बहुत सारी स्टडी की जा रही थी कि कैसे क्या वर्क करता है, तो उसमें ये प्रूव हुआ कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके खुद के पास क्या है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ घूम रहा है तो उसी में मार्स घूम रहा है, उसी में यूरेनस, नेपट्यून, सारे 8 के 8 प्लैनेट एक साथ आ गए, एक के आगे पीछे भी आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं होता। सब कुछ ना कुछ डिफाइंड ऑर्बिट्स में है। ऑर्बिट्स मतलब डिफाइंड लाइंस है उनके कुछ बीच में गैप्स हैं, एक डेफिनेट चीजें हैं, उस पे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक ऑर्बिट में, ठीक है, तो अंडर एक्सेलरेशन है वो भी, इवन इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। भाई अगर कोई भी आप बोल रहे हो प्लैनेट मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वहां पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है, इट अंडरगोज एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर मूव तो वो भी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है बेटा, प्लैनेट भी आके एक टाइम बाद सन पे भिड़ जाने चाहिए? भाई एक सेकेंड, यही तो बात हुई ना, जो भी चीज मूव कर रही है, अंडर एक्सेलरेशन है, वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, और वो एक टाइम बाद जाके खत्म हो जा रही है। यही तो होना चाहिए भाई, हमने तो यही समझा, इसीलिए तो हमने रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल को भी गलत कह दिया। तो क्या प्लैनेट्स में भी ऐसा होता है? नहीं। दरअसल ये जो लाइन लिखी थी ना, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, पहली चीज तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था
किस रीजन की वजह से भी प्लैनेट्स में ये सारी कहानी नहीं हो रही। खैर प्लैनेट्स में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस है जिसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट उसकी वजह से भी वो स्टेबल है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो अभी आप पढ़ोगे आगे चल के मैक्सवेल की। चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स सिंस दे आर अनचार्ज्ड। अब मैं इसके मतलब समझाती हूँ आपको। जो मैंने आपको बोला, एक तो वेल डिफाइंड ऑर्बिट का मतलब समझे, पर आधी चीज तो मैम सर के ऊपर से चली गई, पर आप तो मिस एक्सेप्शन हो, थोड़ा एक्सेप्शनली तरीके से क्लियर करो। तो सुनो ध्यान से, हमने बोला कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, इसके अराउंड ये परिक्रमा लगा रहे हैं हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स, है ना। यस मैम। हमने बोला कि ये क्यों नहीं जाके एक टाइम बाद भिड़ जा रहे हैं। पहली चीज तो बहुत बड़े बड़े रीजन है, अभी तो हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं केवल केमिस्ट्री को समझने के लिए। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स, बहुत सारी चीजें लग रही है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज, कोई प्लैनेट चार्ज थोड़ी है। हम बोल सकते हैं चलो ठीक है, फिर भी वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है, बट वो चार्ज पार्टिकल थोड़ी है, दे डोंट हैव एनी चार्ज, ना सन के पास कोई चार्ज है। तो ऐसा नहीं होगा कि उनमें अगर चार्ज नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि ये जाके यू कैन से भिड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें चार्ज ही नहीं, वो अट्रैक्शन रिपल्शन उनके बीच में है ही नहीं, ये सब चीजें, वो अट्रैक्शन उनके बीच में होगा ही नहीं कभी भी। वही चीज जब आप एक एटम की बात कर रहे हो तो वो रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, वो जरूर से रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, और उसमें क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है दोनों में ही, इलेक्ट्रॉन और बीच में प्रोटॉन, इस वजह से वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया वो गलत है। ये सारी चीजें हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, लास्ट टू लास्ट जो भी सेशन हुआ था जिसमें हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझा था, उसमें आप ड्रॉबैक्स पढ़ चुके थे, क्योंकि सोलर सिस्टम से इन्होंने इस चीज को रिलेट किया, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्लाइड है आपके लिए, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर आपसे कोई बोले सोलर सिस्टम से कौन सा मॉडल रिलेट किया गया था, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलो भाई, मूविंग फॉरवर्ड, रदरफोर्ड जी का तो एटॉमिक मॉडल गलत हो गया, अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल आएगा। आपने क्लास 9th में ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ऑब्वियसली, तो आपने बोहर एटॉमिक मॉडल तक पढ़ा होगा, पर खैर बोहर एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई थी एक टाइम के बाद, तो मतलब फाइनल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका भी नहीं माना जाता है। जैसे हम एक एटम को आज कैसे समझते हैं मैम, अभी तक तो आपने बोलता सब भूल के पढ़ो, तो जितना समझ में आया इस चैप्टर में, एक एटम कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस है, अब तो मैम आप बता ही चुके हो, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और चलो ठीक है, अभी तो खैर ये भी नहीं आया, अभी तो ये भी नहीं आया, है ना। इस तरीके से कहीं इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अभी हम यहाँ तक की बात पे पहुंचे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आपको पता क्या है, तो भी आप बोल दोगे कि मैम ऐसे शेल्स हैं, आगे की कहानी हमें पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा होगा। पर बेटा ये स्ट्रक्चर एटम का ये भी नहीं होता, एटम का तो स्ट्रक्चर ये भी नहीं होता, शायद एटम ऐसा दिखता है, शायद एटम ऐसा दिखता है, ये एक 3D स्ट्रक्चर एटम का, एक एटम का 3D स्ट्रक्चर ये है, तो एटम शायद ऐसे दिखता है। तो एटम का स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ाया गया है वो बहुत लिमिटेड पढ़ाई है, असलियत में एटम का 3D स्ट्रक्चर और डिफरेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप सोच रहे थे शेल में इलेक्ट्रॉन है, पर असलियत में तो आपको मैं एक हिंट देती हूँ, आप आने वाले 2-3 दिन में ये बात मैं बोलने वाली हूँ, तो अभी से बोल देती हूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये आज तक किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। सोचो, हमें पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है शेल में, पर दरअसल हमें आज तक भी नहीं पता, या हम पता भी नहीं लगा सकते एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है एक एटम में। हर एक अलग अलग एटम होता है, उसमें अलग अलग पोजीशन होगी, अलग अलग जगह है, पर एग्जैक्टली कहाँ बैठा है ये आज तक क्या मतलब, ये पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। देयर इज नो वे अभी के टाइम पे, ठीक है। तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया, वो होता है ना तुम सीरियल देख रहे हो, है ना, तो आगे की थोड़ी सी कहानी तुमको मैंने बता दी है, देखते रहें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, टापुर मैम विद योर मिस एक्सेप्शन। बोहर एटॉमिक मॉडल को समझो, तो 1913 में एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, ठीक है, ये आए, इन्होंने देखा रदरफोर्ड जी का तो बड़ा अच्छा एटॉमिक मॉडल है, लेकिन इतने अच्छे एटॉमिक मॉडल होने के बावजूद एक चीज से मात खा गए भाई। ये क्या चीज थी मैम? वो वही स्टेबिलिटी। तो इन्होंने बोला एक सेकेंड वेट अ मोमेंट मैम, इतना तो अगर हम वहां होते शायद हमें भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगता। हमने अभी अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम से, है ना, प्लैनेटरी मॉडल से, तो हमने ये बोला प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, चलो चार्ज पार्टिकल का भी एक रीजन हो गया, वो नहीं भिड़ रहे हैं जाके अंदर सन से, लेकिन एक सेकेंड मैम, वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं, एनर्जी तो बाहर निकाल रहे होंगे, लेकिन तब भी वो एनर्जी पूरी लूज करके नहीं जा रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, पर वो कुछ डिस्टेंस में, डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कुछ ना कुछ कहानी है। क्या एक एटम का भी स्ट्रक्चर उस तरीके से हो सकता है? मतलब आप उससे कंपेयर तो कर रहे थे, पर वहीं पे तो वो चीज फेल भी हो गई, वहीं से तो ये चीज फेल हो गई।
मतलब हम प्लैनेट को देख के थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं अभी भी। तो अब नील बोहर जी आए, इन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली कि सब सही है यार रदरफोर्ड भाई, तुम्हारी बात एकदम सही है, तुम दो यार बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सही बात कह गए हो। मतलब इतनी तो ओवर एक्टिंग इन्होंने नहीं की होगी, बट स्टिल ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बोला सब सही है। लेकिन ऐसा करता हूँ यार, एक छोटी सी बात कह देता हूँ, क्या पता स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो मुझे चला जाए। वो बात क्या थी? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। ऑर्बिट या शेल एक ही चीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सही है, तुमने सब सही कहा यार, तुमने तो दिल की बात कह दी एकदम। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में है, जिससे उसकी एनर्जी मैच करती है। मतलब मैम, अगर मैंने आपको बोला कि आपको लेट्स से सर्कल लगाने को दिया था मैंने ग्राउंड का, अगर आपको याद हो, और आप थक गए थे, आके बीच में बैठ गए थे। अब मैं आपसे बोलूं सर्कल नहीं लगाना है, सर्कल नहीं लगाना, तुम्हें क्या करना है, बस इतने सी जगह पे 4-5 बार ऐसे ऐसे घूमना है, लेट्स से बस ये करना है तुमको, बस ये करना है। तो तुम खुद से सोचो, जिस ग्राउंड का सर्कल आप केवल 10 लगा पा रहे थे, अब आप ये सर्कल 100 लगा सकते हो। यस और नो? यस मैम। तो इन्होंने बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी कहानी है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद की कुछ एनर्जी होगी। खुद की एनर्जी मतलब अभी समझाऊंगी। तो वो जिस जगह पे है उसकी भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए। वो स्पेसिफिक शेल में है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि ये एक एटम है, लेट्स से मैंने बोला, अभी तो खैर हमें जो एटम पता है उसी को देखते हैं, है ना, अभी तो हमें जो एटम पता है उसी पे आते हैं। अगर इन्होंने बोला ये एक एटम है, लेट्स से यहाँ पे एक एटम है, ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन है, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो यार। इन्होंने बोला क्या यार रदरफोर्ड जी, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, ये नहीं है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे, इसकी कोई शेल होगी, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी स्पेसिफाइड शेल में बैठा हुआ है, जिससे उसकी एनर्जी मैच कर रही है। मतलब इसकी कुछ एनर्जी होगी शेल की, और उस एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और इसीलिए कभी गिरेगा नहीं, इसीलिए ये कभी भी गिरेगा नहीं। ये इनका कहना था। यहां तक इन्होंने पूरी कहानी समझाई, ठीक है। खैर 1913 में डेनिश साइंटिस्ट थे नील बोहर, जो मैंने आपको बताया, इंप्रूवमेंट लाए। अब इनको ये नहीं बोला इन्होंने डिस्कवरी करी, देखो कोई नहीं बोल रहा, बोल रहे इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट तो स्ट्रक्चर सेम ही था, है ना। ही प्लेस ईच इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल। इन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, अलग अलग शेल्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी अलग एनर्जी है। तो तुम एक बात बताओ, आप क्लास में जाते हो, है ना, क्लास में जाते ही सबसे पहले किसको देखते हो? एक तो तुम यार पता नहीं कैसे इंसान हो, मुझे पता नहीं पर्सनली तुम्हें तुम्हारे बारे में, मजाक कर रही थी, ठीक है, ऑब्वियसली तुम खराब ही इंसान, आई मीन अच्छे इंसान हो गए ना। तो आप जैसे ही क्लास में जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? अपने दोस्त को, ई हमारा दोस्त है, ई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा होता है ना। तो आप चाहे, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पर आप फिर भी जाते हो ऐसे भाई यार, और जाते ही उसके पास बैठ जाते हो, है ना। और फिर कभी तुम ऐसा करते हो कि तुम जैसे ही गए, तुमने देखा आगे कौन बैठा है, टॉपर, मेरा दोस्त नहीं है, हाय दोस्त चलो मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, ऐसा तो कभी कोई नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि आपकी उनसे वाइब ही नहीं मैच हो रही है ना। तुम तो एक नंबर के, आई मीन बहुत अच्छे इंसान हो, बट जो भी हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो नहीं बैठना चाह रहे पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ, क्योंकि तुम वो एक नंबर के पीछे बैठने वाले बच्चे है ना। तो तुम जैसे क्या कर रहे हो, तुम जा रहे हो कि अरे यार भाई का वो रहा हमारा भाई, भाई यार, फिर टीचर आती तुमको हटाती, वो अलग बात है। आप लंच करने जा रहे हो, तो आप लंच में किसके साथ जाते हो, जिससे आपकी कभी बात नहीं होती? सुनो, तो मुझसे कभी बात नहीं की ना तुमने, चलो मुझसे बात करो। मुझे पता है तुम तो बहुत ही ज्यादा, वैसे बेटा आप जिस तरीके के इंसान होगे, आई फील आप ऐसे ही हो गया ना, कि पीछे ही पड़ जाते हो गया ना तो बट ठीक है, अगर आप अच्छे इंसान हो तो ठीक है, मतलब हो यार, ठीक है, मजाक कर रही थी। तो आप जाओगे, आप क्या बोलोगे कि यार ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरा फ्रेंड है, उसके साथ आप लंच करोगे, मतलब आपकी जिससे वाइब मैच हो रही है। क्या आपको उसके साथ टाइम का पता चल रहा है? नहीं, नहीं मैम, हम उसके साथ वक्त कितना गुजार ले रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि आपकी, अब उसी की जगह आपको मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठा दूं, ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठा दूं जिसकी आपसे कभी बात नहीं होती और आपको पसंद भी नहीं है, तो टाइम एक एक मिनट दिख जाता है ना, कि अरे यार आज ये टीचर कितनी देर पढ़ा रहा है, एक पीरियड इसका पता ही नहीं चल रहा, एक पीरियड कब से नहीं लग रही है, बेल ही नहीं बज रही, क्या हो रहा है ये, ऐसा होता है ना। और भाई दोस्त के साथ, भाई यार कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो इन शॉर्ट आपकी जिसके साथ वाइब मैच हो रही है ना, आपको उसके साथ बैठना पसंद है, आप उसके साथ रह रहे हो, आप उसके साथ पूरे दिन रह सकते हो, है ना। और यही है इलेक्ट्रॉन की कहानी। जैसे वाइब मैच होती है ना, वाइब मैच होती है तुम्हारी, वैसे ही इनकी एनर्जी मैच होती है। इनके लिए वही वाइब क्या है? एनर्जी है। इनके लिए वही वाइब क्या है? एनर्जी है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनके लिए वही वाइब क्या है, एनर्जी है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? ट्रू, एकदम सही बात है ना, एकदम परफेक्ट बात है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। तो बस यही बात है। तो एनर्जी जो स्पेसिफाइड एनर्जी है वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा बैठा हुआ है। चलो भाई, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब यहाँ से नए नए टर्म्स आने स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा कॉपी वॉपी ले लेना और नोट्स वोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, सब कुछ मत लिखना, जो बताऊं जैसे समझाऊं वैसे लिखना, मतलब जो आपको सही लग रहा हो बस उतना मेन मेन पॉइंट्स लिखो। ठीक है, तो समझो, अब होगा भाई स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की पूरी खोज, एक एक चीज जानी जाएगी। ठीक है मैम, समझ गए। आखिर ये बोहर एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट हुई कहां से, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कैसे आई, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे खैर हम इससे पहले फिजिक्स में चलते हैं थोड़ा सा। तो मैं एक बात बताऊं, केमिस्ट्री में सब है बेटा, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, पूरी फिजिक्स और मैथ्स आने वाली है, पूरी केमिस्ट्री में चलती रहेगी 12th तक। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री समारोह जो है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आने वाले केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स मतलब बेसिकली। तो सुनो, केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या होता है, लाइट के बारे में सबने सुना है। लाइट को सब क्या मान रहे थे, एक रेडिएशन है। लाइट क्या है, एक रेडिएशन है। कौन सी रेडिएशन, कौन सी वेव है? लाइट एक वेव के फॉर्म में, सबके हिसाब से लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। कौन सी वेव होती है, किसी को पता है? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, है ना। जो हमारी लाइट होती है उसे एक टाइप ऑफ वेव में कैटेगराइज किया जाता है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की अपनी कहानी होती है, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो डिफ्रैक्शन दिखाता है ना, डिफ्रैक्शन दिखाता है। और क्या दिखाता है, कोई बता सकता है? आई से एक टर्म है, क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होते हैं और वो डिफ्रैक्शन शो करता है और एक और चीज शो करता है। तो क्योंकि लाइट ये प्रॉपर्टी दिखाता है जो एक ट्रांसवर्स वेव दिखा रहा होता है, तो इसलिए लाइट को हमने बोला था कि एक वेव के फॉर्म में, और ट्रांसवर्स वेव इसको बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव इसको बोला जाता है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें आप आओगे, अभी नहीं, उसमें आप आओगे। ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये तो सबको पता होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नॉन मैकेनिकल, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। छुट्टी कर दो मैम। वाह बेटा वाह, क्या बात है, अभी करते हैं। तुम्हारी तो छुट्टी मैं करती हूँ, तुम्हारी तो छुट्टी बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किधर रहता है कौन, सब बातें तो अलग ही चल रही हैं। वेरी गुड, इंटरफेरेंस, वेरी गुड, इंटरफेरेंस। ये हमें पता है किसने सबसे पहले आंसर दिया है, किसी ने तो ये आंसर दिया, चला गया बच्चा। चलो ठीक है, इंटरफेरेंस, है ना, है ना, इंटरफेरेंस होता था। तो ये दो चीजें होती हैं, और इसी को लाइट फॉलो करता था। तो अभी तक हम बोल रहे थे लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स रेडिएशंस निकलती है मतलब इससे। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें पता चली लाइट के बारे में जो ट्रांसवर्स वेव नहीं दिखाता है, जो ट्रांसवर्स वेव नहीं दिखाता है। और यहां से बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एक टाइप की रेडिएशन होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, इंफ्रारेड रेज, है ना, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारी रेज होती है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी रेज इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, है ना। ऐसी वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, और ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आया, जिसका मतलब होता है ऐसी रेडिएशंस जो कि वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टीज बेटा दिखाती हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हम, क्योंकि आप अच्छा ये पढ़ क्यों रहे हो, सोचो सोचो, फिजिक्स क्यों आई इसमें? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जब जाना तो बहुत चीजें आई, और उसमें आप बहुत सारी चीजें वेव के फॉर्म में देख रहे हो। कैथोड रेज, है ना, एनोड रेज, कैनाल रेज जो हमने पढ़ी, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में भी रेज, गामा रेज कहीं यूज, सॉरी अल्फा रेज यूज कर रहे हो, है ना। तो आप रेज का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, वेव्स के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में बोल लो, रेडिएशंस के फॉर्म में बोल लो, तो हम बहुत ज्यादा इन टर्म्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए फिजिक्स की तरफ। ठीक है, मैक्सवेल प्लैंक के बारे में आप बहुत कुछ जानोगे, है ना, फिजिसिस्ट भी समझोगे आप, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे, फिर आप उसे केमिस्ट्री से रिलेट करोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने बोला कि यार पता है, आपको पता है लाइट ना एक वेव है, तो कई सारी बातें निकल के आई। आपको पता होगा आज के टाइम पे लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी काम करता है। क्या पार्टिकल का नाम होता है, लाइट के पार्टिकल का नाम क्या होता है, फोटोन। अगर आपको याद हो, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं लाइट के। खैर अभी वो तो आगे की बात हो गई, पर फिलहाल
यहाँ पे पता चला लाइट जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की तरह नहीं है, मतलब ट्रांसवर्स वेव, लाइट कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है जो ट्रांसवर्स वेव नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चला लाइट किसी और टाइप की वेव भी हो सकता है, और टर्म आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इस टर्म से समझो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे दो टाइप की रेस को जोड़ के बात की गई है, वेव्स को जोड़ के बात की गई। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो टाइप की वेव्स है, उनको जोड़ के पूरी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। और इनको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। तो यहां से ये समझ में आया कि लाइट, थोड़ी तो बात चलने स्टार्ट हो गई कि लाइट यार केवल वेव के फॉर्म में नहीं है, कुछ कुछ पार्टिकल नेचर भी दिखा रही है। टर्म आया फोटोन आगे चल के, ठीक है। फिलहाल बोहर जी ने, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर एटॉमिक मॉडल कहां से आया, ठीक है। तो बोहर proposed a model in which the electrons would stably occupy fixed orbits as long as these orbits had special discrete locations। मतलब ये जो बोहर जी का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ना फिक्स ऑर्बिट्स में बैठी हुई है, या शेल, ऑर्बिट और शेल बेटा एक ही चीज होती है, ठीक है। फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स जगह पे कहीं पे बैठी हुई है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना एकदम फिक्स जगह पे बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कहीं भी घूम रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है ये। और as long as these orbits had special discrete location, इन ऑर्बिट की लोकेशन फिक्स है, ऑर्बिट की लोकेशन फिक्स है, कुछ डिस्क्रीट लोकेशन पे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे करके, और वहां कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जिससे उसकी एनर्जी मैच हो रही है। एक एटम में ये रियलाइज किया गया कि जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन शुड मेक द एटम अनस्टेबल। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, क्योंकि चार्ज डिफरेंस है, ठीक है, उसी की वजह से शायद ये एटम जो है ये इतना स्टेबल नहीं है। क्यों पता चल रही है मैम ये बात, अरे यार वही ना रदरफोर्ड जी ने जो बात कह दी उसके हिसाब से, ठीक है। तो कुछ हमारी ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती है ना, इस तरीके से जा रही होती है, मूव कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अभी बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो, देखो बोहर जी का एटॉमिक मॉडल, और अभी आप बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली इमेज हुई, पहली चीज हुई जिसमें हमने पढ़ा बोहर जी का एटॉमिक मॉडल कहां से आया। और उसमें हम थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ना एक थ्योरी चल रही है कि जो फिजिक्स की बात चल रही है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के अलावा ये और भी टाइप की वेव की तरह है, और उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। थोड़ी बातें समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना इसका वेव नेचर है, तभी तो बोल रहे हैं लाइट इसी की तरह है। अभी फोटोन भूल जाओ, तो मैंने आपको एक आगे की बात बता दी, उसे भूल जाओ, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना ये वेव फॉर्मेट में है, और ये पता है कैसी वेव्स है, समझते हैं। जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, 1870, अब आप सोचो मतलब आप कितना आगे आ रहे हो, पीछे जा रहे हो वापस से, आप पैरेलली ये चीजें पढ़ रहे हो। ये बात जो है ये केमिस्ट्री की नहीं, इसमें हम केमिस्ट्री डालेंगे खुद से, हम इसमें केमिस्ट्री लाएंगे एनी हाउ। आप ये साइड बाय साइड पढ़ रहे हो कि अच्छा ऐसा हो रहा था, मतलब कुछ सालों पहले की बातें चल रही है। आप 1913 में आ गए थे अभी अभी, देखो बोहर जी कब आए, 1913 है ना, और बात कब की चल रही है, 1870। तो ये बात चल रही है पैरेलली कि बोहर जी का एटॉमिक मॉडल आ रहा है, पर उसके पहले भी फिजिक्स में क्या बातें चल रही थी, क्योंकि वही रिलेट होंगी केमिस्ट्री से, ठीक है। तो भाई जेम्स मैक्सवेल थे, 1870 की बात है, फर्स्ट पर्सन थे टू गिव अ comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level। एक लार्ज लेवल पे ये पहले आदमी थे जिन्होंने दो काम किए। कौन कौन से काम, इन्होंने सारी पढ़ाई करी, पूरा एक्सप्लेनेशन कराया हम लोगों को, दिया एक्सप्लेनेशन चार्ज्ड बॉडीज के बारे में, चार्ज्ड बॉडीज कैसे वर्क करती हैं। ही वाज अ फिजिसिस्ट, और ये समझा रहे हैं कि चार्ज्ड बॉडीज कैसे वर्क करती है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में उन्होंने समझाया। वापस एक बार रिपीट। जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में पहले इंसान थे जिन्होंने ये बात बोली कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में समझो। इन्होंने इन दो वेव्स के बारे में बताया, ठीक है। और क्या बताया मैम इन्होंने, और बोला मैं चार्ज बॉडीज के बारे में पढ़ा सकता हूँ, ये जो चार्ज बॉडीज है किसी में पॉजिटिव नेगेटिव ये वो, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूँ। क्या सजेस्ट किया इन्होंने, चार्ज बॉडीज के बारे में समझो। इन्होंने बोला जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है अंडर एक्सेलरेशन, तो उसमें दो चीजें होती है। एक सेकंड मैम, एक सेकंड बैकवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा बैक अपनी कहानी में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, मैम एनर्जी बाहर निकलेगी, हाँ वही। तो इन्होंने बोला एनर्जी नहीं, दो टाइप के फील्ड बन रही है उसके आसपास, उसके आजू बाजू, तुम्हें नहीं दिख रहा, वो बहुत ही
बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके समझ में आ रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल। इन्होंने बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो बहुत गौर से देखने में पता चला कि वो दो टाइप की रेडिएशन जनरेट उसके आसपास बन रही है, दो टाइप की रेडिएशन उसके आसपास बन रही है। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ट्रांसमिटेड हो रही है, चल रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दो चीजें पता चली, दो चीज के बारे में नई चीज जानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने वाला है अंडर एक्सेलरेशन, तो उसमें दो चीजें होने वाली हैं, उसमें दो तरीके की फील्ड प्रोड्यूस होंगी, एक होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक होगी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अपने आजू बाजू में, ठीक है। रीड करते हैं। He suggested when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. Produce हुई उसके आसपास और transmit हो रही है, ठीक है। Now, these fields are transmitted in the forms of waves. और ये जो फील्ड बन रही है ना, वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है और नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको वापस से सुनो, वापस से पूरी कहानी को सुनो। कोई चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, वो एनर्जी निकाल रहा होगा, साथ ही साथ में दो तरीके की फील्ड बन रही होंगी इसके आसपास, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से खैर पता चला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग तरीके से पता चला होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अलग तरीके से देखा होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें पता चली, दो टाइप के हमारे पास वेव्स बन रही हैं इसमें, ठीक है। दो तरीके की फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। और इन्होंने इसी को नाम दिया कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये किस तरीके से लगे हुए बताऊंगी मैं, ठीक है। उनकी वो दोनों फील्ड है इसमें और इसको नाम दे दिया गया कि ये है मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये देखो मैक्स प्लैंक जी कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से पूरी कहानी चल रही है दिमाग में, ठीक। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री से, हम यहाँ पे ले आए कुछ इस तरीके से। देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन देखा, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से कहानी दिख रही है, इस तरीके से। ये देखो एक ये है, एक ये है रेडिएशन, और एक देखो यहाँ पे ये रेडिएशन है। दो तरीके की रेडिएशंस बन रही हैं, दो तरीके की फील्ड बन रही है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोल रहे हैं, ठीक है। कैसे बन रही है अभी उस पर जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे ऐसी बात जो हमें याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब मैम, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो उसके आसपास दो तरीके की फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे है वो फील्ड पता है, ये देखो, देखो समझो। अगर बेटा ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। और ये एक साथ पैरेलली चल रही है, ऐसे ऐसे। अगर ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो हाउ इज द स्टेप गाइस। टिडिंग 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 बिल्कुल भी फनी नहीं थी ये चीज, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मेरे ख्याल से हो ही रहा होगा ना। देखो तो भाई टिडिंग 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 टिडिंग, ये ऋतिक रोशन वाला स्टेप की जगह हमें क्या याद रखना है, टिडिंग 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 टिडिंग, दिस इज द स्टेप। मतलब अगर ये हमारी मैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, मतलब फील्ड। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वी हैव टू लर्न दिस पॉइंट। याद रखना है हमें, इस पॉइंट को दिमाग में बैठा के रखना, वी हैव टू रिमेंबर इट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की खासियत क्या है, अभी एक और खासियत है वो भी जानना, कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। और जिसका प्रोपोगेशन है, जिसका प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब पता है ना, ट्रैवल जिस डायरेक्शन में कर रही है, वो इनके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कहीं जा रही है इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वापस से पढ़ते हैं इसको, चलो। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली चीज तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट्स हैं। दीज कंपोनेंट्स हैव सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब सेम होने वाली है, एम्पलीट्यूड वगैरह अब इस पे आएंगे, हम ये सारे टर्म्स समझेंगे। बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। कैसे मैम,
अगर ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी बोल लो, तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे करके। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। ठीक, और इनका प्रोपगेशन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, साउंड कह रही हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो उसके भी पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है, ये चीज हमें याद रखनी है। ये हो गई, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट बेटर देन ऋतिक रोशन का डांस, टिनिंग 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 टिनिंग, है ना, बेटर है ना, बेटर है ना, बताओ आया समझ में? दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों किसके कंपोनेंट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। मतलब मैम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है, एक ही बात है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारे पास मैम इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, एक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों आपस में कैसी हैं मैम? दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एंड इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि तीन चीजें आपस में परपेंडिकुलर मूव कर रही है। और ये पूरी खोज चल रही है, मैक्सवेल जी ये पूरी बात कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं आई यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है इसका एटम से अभी फिलहाल के टाइम पे। बस ये बात आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपने एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए बहुत सारी वेव्स की बात करी, रेडिएशंस की बात करी, रेज की बात करी, कुछ भी बोल लो, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो फिजिक्स में भी इससे लेना देना है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का इससे कुछ लेना देना हो, है ना। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दे रहे हैं। मैक्सवेल जी कह रहे हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो दो टाइप की फील्ड बना रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दो टाइप की फील्ड बना रहा है। तो हम फिजिक्स को उठा रहे हैं केमिस्ट्री में, हम बोल रहे हैं अच्छा मैक्सवेल जी ऐसा बोल रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, यही हो रहा होगा। तो ये हमारी पूरी कहानी दिमाग में चल रही है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या हमारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो रही है? बताओ, क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? मजा आ रही है तुम्हें मिस एक्सेप्शन से पढ़ के? मजा आ रही है, मान लेती हूँ। क्लियर हुई ये वाली बात? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ एक बार, पहले बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? छुट्टी? व्हाट? छुट्टी चाहिए? बेटा कल संडे है, पढ़ लो, आज एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी मैं। बोलो तुम छुट्टी, आज तुम जितना छुट्टी बोलो उतनी देर एक्स्ट्रा क्लास। एक छुट्टी इज इक्वल टू 1 मिनट, बोलो तुम आज। 1 छुट्टी इज इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर 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 क्लियर? रिपीट द होल टॉपिक, पूरा टॉपिक रिपीट कर दूं तो बेवकूफ इंसान 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट बाद क्लास के रिपीटेड में देख लेना ना, ये क्या बात हुई? सेंसलेस हो क्या एकदम? क्लियर 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 क्लियर? केमिस्ट्री में हिस्ट्री, अरे यार हिस्ट्री मतलब यार हिस्ट्री नहीं है ये, हिस्ट्री होती तो मैं नहीं पढ़ाती ये वाला, मैं फिर छोड़ देती ये वाला कॉन्सेप्ट। बहुत डर लगता है यार हिस्ट्री से। मुझे लगता है शायद मुझे हिस्ट्री से डर इसलिए भी लगता था क्योंकि मुझे हिस्ट्री वाली टीचर से डर लगता था। वो होता है ना कि क्लास में कोई भी बातें करता था, शी यूज्ड टू कमेंट से टापोर क्यों बातें कर रहे हो आप, एंड आई वाज लाइक मैं तो हेड डाउन क्यों हुई थी मैम। फिर वो मुझे और डांटती थी, अच्छा बहस करती हो, तो फिर वो मुझे बहुत डांटती थी, मतलब फॉर सम रीजन। बहुत ही अत्याचार हुआ है मेरे साथ, तुम लोग पे निकालूंगी मैं अत्याचार। रुको तुम लोग, टाइम के साथ साथ तुम रुको बेटा। हाँ जी भाई, ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? आपकी क्लास में होती है ऐसे कोई टीचर? ऐसी कोई टीचर होती है? मतलब स्कूल में ये चीज होती है ना, स्कूल में एक टीचर होती है, बहुत सारे होते हैं, मतलब उनमें से कुछ ऐसे टीचर होते हैं उनका एक बहुत ही सिंपल सा वो एक लूप होल होता है कि हमें इसी को डांटना है और हमें इसी को पसंद करना है फॉर सम रीजन, फॉर सम रीजन। और होता ये कि जिसको वो डांटते हैं बार बार, जिसको वो परेशान कर रहे होते हैं, परेशानी हो गया ना इंसान तो एट दी एंड, वो उनका कभी बुरा नहीं चाह रहा होता, या वो उनके साथ कुछ भी उनके टाइम पे कुछ खराब कर भी नहीं रहा होता है। होता है ना ऐसा? तुम में से किसी के साथ होता था? कितना खराब लगता है उस टाइम पे, होता है ना ऐसा? आई डोंट नो आपके साथ होता था नहीं, मेरे साथ बहुत होता था, मेरे साथ बहुत होता था। इमोशनल हो रहा ना तुम लोग भी इस बात को सोच के, पता नहीं। तो वो ऐसे आते हैं वो टीचर और देर मतलब उनका एक टारगेट होता है, देर फिक्स टारगेट।
उनका एकदम फिक्स टारगेट है माइंड पे, नो मैटर दुनिया में कौन क्या कर रहा है, उनका टारगेट फिक्स है। तो वो आएंगे और वो जबरदस्ती एकदम, तुम खड़े हो, बुक लाए हो, अब कैसे मुंह से बोले मैम ये भी नहीं लाया है, ये भी नहीं लाई है, कोई नहीं लाया है, पर मैम ने मुझे खड़ा कर दिया, मुझे पिटना पड़ेगा, है ना। तो मैं उनकी फिक्स टारगेट थी हमेशा से, है ना, मैं उनकी हमेशा से फिक्स टारगेट थी, पता नहीं क्यों। वो आएंगी, यू स्टैंड अप, स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट। अब क्या रीड करूं मैं, फिर मैं से रीड करवाती रहती थी। व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग, अब रीडिंग के बीच में इधर उधर थोड़ी देर देख लो, कितनी रीडिंग कर लूं यार, मैं हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री पढ़वा देती थी मुझसे। फिर वो मतलब अलग ही टारगेट था मेरा, मुझे भाई मेरे को उनसे बहुत डर लगता है है ना, ये वाला होता है ना, सच बता रही हूँ, टीचर हूँ लेकिन इस चीज में टीचर को सपोर्ट नहीं कर सकती मैं, सच बता रही हूँ, इस चीज में मैं टीचर को सपोर्ट नहीं कर सकती, नॉट अ गुड थिंग, वेरी बैड हैबिट। कितना अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ और शायद आप भी हंस रहे होगे, बट जब ये सच में हो रहा होता है ना, इट फील वेरी ट्रॉमेटाइज एंड वेरी सैड कि यार मैं ही क्यों, हम ही क्यों भाई, हमें ही क्यों टारगेट कर रहे हो आप हर टाइम। तो बहुत खराब लगता था। चलो ठीक है, खैर आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, है ना, मतलब क्या क्या होता था, क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना। तो चलो समझते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave। मैम ने बता दिया आपको ये बात, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है एंड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है एंड परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑल्सो। ये भी अच्छा अस मोमेंट हो गया क्या हमारा, अस मोमेंट क्या हो गया क्या हमारा, क्या बात है, चलो ठीक है ठीक है, हाँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो। क्या अच्छा ओके, क्या यार तुम लोग तो एकदम प्रिंसिपल थे क्या पिछले जन्म में, वो नहीं होता एकदम आगे, ये गलत है ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो पहली चीज मेरे ख्याल समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ये बात, है ना। जैसे कि हमारे साउंड वेव्स होती हैं और हमारी जो वेव्स वाटर से प्रोड्यूस होती हैं, उनको हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, अगेन आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में। लेकिन जो हमने बात करी ट्रांसवर्स वेव थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी मीडियम की। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जैसे सॉरी लाइट है, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है ना, स्पीड होती है इसकी। तो क्या लाइट को कोई मीडियम की जरूरत होती है, हमें पता है नहीं। साउंड को जरूरत होती है, यस। आज मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ तो आप कैसे सुन रहे हो, मेरी आवाज टकरा रही है, मतलब आप मान लो यहाँ पे खड़े हो तो आपको कैसे सुनाई, खैर अभी तो माइक से हो रहा है, ये पूरी कहानी है ना, माइक में टकरा रही है, माइक से आपकी तरफ मूव हो रही है, ठीक है। पर सामने कैसे होता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि मैं बोल रही हूँ तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रही है ना, वेव्स के फॉर्म में है या पार्टिकल के फॉर्म में, जो भी हिट कर रहा है और आप तक पहुंच रही है वो बात, है ना। तो ये जो पूरी कहानी हो रही है उसमें मीडियम चाहिए होता था। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी टाइप की वेव पाई गई जिसकी एक खासियत थी, एक प्रॉपर्टी थी, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। दे ट्रैवल द लाइट या जो भी पार्टिकल है, जो भी वेव है, it can travel without any help of without any requirement of the medium, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, do not require medium and can move in vacuum also। again उसके साथ साथ अगर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। it is now well established that there are many types of electromagnetic radiations। फिर खोज होती गई आगे, और चीजें पता चली कि अच्छा इस टाइप की भी रेज है, इस तरीके की भी रेडिएशंस है, और वो सब के सब ऐसी ही प्रॉपर्टी दिखा दी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है। कौन सी प्रॉपर्टी, वापस से हमने कुछ प्रॉपर्टीज जानी कि मैम इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, दिमाग में डालो ये बात, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। याद करना है, समझ लिया, पर याद भी करना है। क्लास में ही क्या क्या होना चाहिए, क्लास में याद भी क्लास में होना चाहिए, समझना भी क्लास में ही है, पढ़ना भी क्लास में ही है, रीडिंग भी क्लास में ही होनी है, नोट भी क्लास में ही करना है, और रिवीजन भी क्लास में ही करना है, सब कुछ क्लास में करना है। थोड़ी बहुत चीजें केवल होमवर्क होती है आपकी, ठीक है। तो याद करते जाओ चीजों को साथ में, ताकि एग्जाम के टाइम पे केवल आंसर ना लिखो, टाइम पे आंसर लिखो, ठीक है। चलो, और ये थ्योरेटिकली है बेटा, डोंट वरी, इसमें कुछ अभी न्यूमेरिकली आपको नहीं जाना है। न्यूमेरिकली जहां से आपका स्टार्ट होगा मैम आपको समझाएंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, स्पेक्ट्रम में आप थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रम में है, कई चीजें भी थ्योरेटिकल ही चलेंगी, फिर उसके बाद आपके
न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस चीजें आएंगी. नाउ इट इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड कि भाई यहाँ पे ना बहुत टाइप की रेडिएशन है और ये सारी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह है. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बहुत सारी रेडिएशन आ रही है. जैसे हमने लाइट को ही देखा, पहले हम उसे ट्रांसवर्स वेव में बोल रहे थे, अब हम बोल रहे नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सारी वेव्स की है. ठीक है, प्रॉपर्टी वापस से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर, और दोनों परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मूव करेंगे बिना मीडियम के. दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल, वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकती है. विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो इसके अंडर आती हैं, उन सभी की वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है. These constitute which is called electromagnetic spectrum, और वो सब मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाती है जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आप आगे इसके बारे में जानोगे. फिलहाल ये देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक साइड है, मैग्नेटिक फील्ड एक साइड है, प्रोपगेशन ऑफ वेव एक साइड है ना. हर एक रेडिएशन की वेवलेंथ अलग पाई गई, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग पाई गई, एम्पलीट्यूड अलग पाया गया, किसी बहुत सारी चीजें अलग थी, बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी, पर इन सभी की प्रॉपर्टी सेम थी. जैसे हम एक्सरे पढ़ते हैं, हम गामा रे पढ़ते हैं, तुम एक बात बताओ, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम बोलो यार एक्सरे कर दो जरा हाथ का, तो क्या वो गामा रे यूज कर देंगे तुम्हारे एक्सरे में, कि हम तो गामा रेज से ही करेंगे भाई? नहीं, दे विल यूज एक्सरे ओनली. अलग अलग रेज है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, पर वो सब आ रही है अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हुआ होगा हमारे बच्चों को, है ना. ये कॉन्सेप्ट भी हमारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानो. तो खैर स्पेक्ट्रम तो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो हमने ना एक बेसिकली एक पूरा ना पाथ बना दिया. हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे ये वाली वेव है, यहाँ पे ये वाली, ऐसे करके हमने वो बना दिया. ठीक है, चार्ट जैसे बनाते हैं, अभी चार्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, बट इमेजिन कर सकते हो जब हम चार्ट बनाते हैं ना, ऐसा 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 है, वैसे एक तरीके से एक बैंड बनाया गया. उसमें बोला कि ये रेडिएशन यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, इसकी ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड, सब कुछ सबका जाना गया, और उसके बेसिस पे एक यू कैन से बैंड ऑफ रेडिएशंस बनाया गया. ठीक है, अभी आएंगे उसमें. पर क्योंकि उस पूरी चीजों को जब आप पढ़ रहे होगे, कल के सेशन में आप ये सब पढ़ोगे, तो जब आप ये बातें पढ़ोगे ना, तो कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे वेवलेंथ है ना, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड. आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज पढ़ी होगी. ये सारे टर्म्स आने वाले, तो इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले वेवलेंथ, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हो. किसे डिनोट करते हो? लैम्डा. ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज वेवलेंथ. ठीक है, मान लो ये एक वेव है. ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक वेव है. ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया इसे. ठीक है भाई, अब इस कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे आप बोलते हो लैम्डा, वेवलेंथ. वेवलेंथ समझे ना? दो कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक जो क्रेस्ट आ रहा है या एक के बाद एक जो ट्रफ आ रहा है ना, ऊपर और नीचे वाली जो वेव्स है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आप बोलते हो लैम्डा वेवलेंथ. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, क्योंकि एक टाइप की लेंथ ही है ना. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स. ऐसा यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, इसमें आप इसको कैलकुलेट करते हो. नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है? हर एक सेकंड में कितनी वेव पास कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड के अंदर कितनी वेव निकल गई, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स. क्या है ये? नंबर ऑफ वेव्स है पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर गई, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को क्योंकि आप बोल रहे हो हर पर सेकंड आप निकाल रहे हो, तो यानी कि सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है, और इसी सेकंड इनवर्स का एक और नाम होता है, वो होता है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जिसे आप बोलते हो पर सेकंड. ठीक है, सेकंड इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हो. फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आ गई, मैं सब कुछ रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लेना. नेक्स्ट आता है बेटा वेलोसिटी. खैर वेलोसिटी तो एक सिंपल टर्म है, सिर्फ वेव के लिए नहीं, ऐसे भी आपने पढ़ा हुआ है ना, सी से इसको डिनोट करते हो. इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव. एक वेव कितनी डिस्टेंस लीनियरली चल रही है, सीधी. एक वेव कितनी डिस्टेंस तक
लीनियरली मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, उसे आप बोलते हो वेलोसिटी। इसे आप रिप्रेजेंट करते हो सी से। मैं आपको समझाती हूँ। सी स्पीड ऑफ लाइट की तरह भी काम करता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होता है हमारा। लीनियर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी एक वेव ने 1 सेकेंड में, उसे आप बोलते हो उसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टर्म एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ये दिस इज एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होते हैं। ये सब आई गेस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, है ना। ये एम्पलीट्यूड होते हैं। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। एक क्रेस्ट की कितनी लंबाई है, एक ट्रफ की कितनी गहराई है, ये आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी एक टाइप का क्या है? हाइट ही तो है, लेंथ ही है? तो ये भी सेंटीमीटर मीटर में आप कैलकुलेट करते हो। Last but not the least, we have another characteristic of electromagnetic radiation, that is wave number. इसे आप म्यू बार से डिनोट करते हो। ऐसे V बनाते हो और ऊपर एक लाइन खींच देते हो, बार, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कितने नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट लेंथ में पास करी। एक यूनिट लेंथ आपने मान ली, लेट्स से इतना लेंथ आपने कोई भी लेंथ मान ली, ठीक है, 1 मीटर। उसमें कितनी वेव्स पास कर रही हैं, कितनी वेव्स जा रही हैं उसमें, दैट इज वेव नंबर। वापस से मैम, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स जा रही हैं। और वेव नंबर जो है यही उल्टा है वेव लेंथ के। कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ को क्या बोल रहे हो, इसके बीच के डिस्टेंसेस वेव लेंथ, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल जब आप निकालते हो तो वो निकल के आया वेव नंबर के बराबर। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, यूनिट वही मीटर और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा इस बार, ठीक है। कैसे होता है? जैसे कि म्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। म्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। ये हमारे 5 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? छुट्टी कर दो मैम, छुट्टी कर दो, पिट जाओगे, बहुत गंदा पिट जाओगे, ठीक है। कितने पेज बचे हैं? ज्यादा नहीं बचा यार, हो गया यार। मैक्सिमम 9-10 तक क्लास चलेगी। कल तो संडे है, कल तो तुम मिलने नहीं वाले हो, फिर मैं परसों आके पूछूंगी तुम्हें याद आई, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे काम करके जाऊंगी कि तुम्हें मेरी याद ना आए ठीक है। आई वॉन्ट यू टू नॉट टू मिस मी यार। तुम वरना बहुत याद करोगे, मुझे पता है। मुझे पता है बेटा, तुम लिख तो रहे हो छुट्टी, तुम्हारा मन नहीं चाहता, तुम दिखावा कर रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अपने दिल से तुम यही चाहते हो, मैम तू थोड़ी देर और ठहर जा, चाहते तुम यही हो, तुम बता नहीं पा रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम शर्मा रहे हो, तुम कह नहीं पा रहे हो, पर तुम मन से यही चाह रहे हो कि मैम आप रुको यार, फिर कल आपको नहीं देख पाएंगे, आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो इट्स ओके यार, जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर द फॉर द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ योर आईज एंड योर हार्ट, मैं यहाँ पे हूँ। मैं 9-10-9-15 तक की क्लास ले रही हूँ आज, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो इस बात को, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज नहीं? अच्छा हाँ, तुम लोग तो फॉर्मेलिटी, ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम लोग की बात। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे तुमको। कह रहा अरे नहीं जाओ यार मैम प्लीज, नहीं जाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई? अभी तुम पढ़ो कुछ देर, थोड़ी देर पढ़ोगे ना, तुम देखना एकदम झंझना जाएगा तुम्हारा ब्रेन, एकदम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलने लगेगी दिमाग में। रात में सपने में आएगा तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं ही तो आऊंगी आत्मा बन के तुमको पढ़ाने, समझ रहे हो। सब पढ़ो तुम बेटा, सब पढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी से आगे नहीं बढ़ेगा इंडिया। चलो मैं इसको फटाफट से क्विक रिकैप देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में आया वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है मैम? तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि एक के बाद एक जो क्रेस्ट आ रहे हैं और जो ट्रफ आ रहे हैं उनकी बीच की डिस्टेंस को बोला वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसको आप स्मॉल सी से भी कई जगह लिखते हो, सॉरी म्यू से कई जगह लिखते हो, और कई जगह आप एफ से, स्मॉल एफ से लिखते हो, ठीक है। या तो म्यू लिखते हो या तो स्मॉल एफ लिखते हो। म्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है? 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी वेव्स चली गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट पर सेकेंड लिख दो, या मतलब सेकेंड इनवर्स लिख दो, या तो लिख दो हर्ट्ज। वेलोसिटी क्या होता है मैम? वेलोसिटी का मतलब होता है कि किस स्पीड से चल रही, किस वेलोसिटी से चल रही है ना। लीनियर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली एक वेव ने। एम्पलीट्यूड मैम हाइट कितनी है या डेप्थ कितनी है, हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ, मतलब बेसिकली दोनों तरफ से देखो हाइट ही है। वेव नंबर मैम ये बोल रहा है कि आप बोल दो एक यूनिट लेंथ में, जैसे पर सेकेंड था या पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ के हिसाब से कितनी वेव पास कर गई, दैट इज वेव नंबर। इसे म्यू बार से डिनोट करते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ।
ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इक्वल्स टू म्यू इंटू वी। हर एक का मतलब समझो, C होता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा होता है वही वेवलेंथ, है ना, अभी अभी आपने देखा। म्यू होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, इसे कई जगह ऐसे लिखे रहते थे V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, है ना, और V क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होता है तो C इक्वल्स टू एफ लैम्डा, या फिर C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, एक ही बात हो गई है ना। इसको आप म्यू बोल सकते हो, आप म्यू से भी डिनोट करते हो, तो म्यू इंटू लैम्डा, ये हो गया। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, C अपॉन म्यू, C अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं है बहुत है। और यहाँ पे C की वैल्यू हमेशा याद रखना, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बस इसी तरीके से, कुछ अभी नहीं पढ़ना, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। जैसे AM रेज, शॉर्ट वेव, टीवी रेज, FM रेज, रेडार रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, बहुत सारी रेज होती है, बहुत सारी रेज होती है। हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड, हर चीज अलग होती है, ठीक है। और इसके सेंटर में आता है विजिबल रेंज, एक ऐसी रेंज जहां पे हमें जो रेज दिखती है, हमें इसके अलावा कोई भी रेज नहीं दिखती। आप ना ही तो इंफ्रारेड रेज देख सकते हो, ना ही तो गामा रेज, अल्फा रेज, क्या बोलते हैं उसको, एक्स रेज, कोई भी रेज हमें नहीं दिखती। लेकिन हमें विजिबल रेंज में जो आ रही है रेज वो दिखती है, जिसमें विबग्योर लाई करता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो ये कलर्स लाई करते हैं वो हमें देख सकते हैं हम उन्हें, है ना, उसमें जो रेडिएशन है वो हम देख सकते हैं, उतनी वेवलेंथ की रेज को हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रखना, बस इसको नोट कर लेना, इसमें आप जब AM रेज से गामा रेज की तरफ मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ कम होती जा रही है सबकी। ध्यान से देखो, नंबर वेवलेंथ देखो, 10⁴, 2, -2, -1, -8, -12, -14, सबकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज कर रही है, और जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। पेनिट्रेटिंग पावर पता है सबको, पता है गामा रेज चीर के अंदर चली जाती है, एक्स रेज पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। आप जब जाते हो तो वो लाइट की रेज से क्यों नहीं एक्सरे कर रहे हैं तुम्हारा, एक्सरे क्या होता है, लाइट रे क्यों नहीं है वहां पे, क्योंकि एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। जो एटम बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं, उनमें गामा रेज प्रेजेंट होती है, जो पेनिट्रेट कर आर पार चीर कर जाएगी हमारे बॉडी को, है ना, चीर के चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो देखो गामा रेज की तरफ जा रहे हो, और ये वो रेज होती है जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसे आर पार निकलने की पावर। तो इन शॉर्ट आप जब इस साइड मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हो, तो याद रखना हमेशा वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड, बस 2-4 मिनट और खत्म होने वाली है क्लास। Different kinds of units are used to represent electromagnetic radiation. These radiations are characterized by properties namely frequency and wavelength. पढ़ लिया हमने। In vacuum, अच्छा एक और चीज, कई बार आपसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो बताइए, तो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है वेवलेंथ, एक होती है फ्रीक्वेंसी, और एक होती है एम्पलीट्यूड। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा वेव नंबर भी आता है हमारे पास, हमें पता है, अब तो वेव नंबर भी है ना, वेव नंबर भी है, C की वैल्यू भी है, बट ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रैवल एट सेम स्पीड, नो मैटर किसकी क्या वेवलेंथ है, कम ज्यादा, सब के सब ट्रैवल करती हैं लाइट की स्पीड से। वैसे ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड होती है, एग्जैक्टली नहीं, ये जितनी भी आप रेडिएशन देख रहे हो, अगर आप इनको वैक्यूम में ट्रैवल कराते हो, नो मैटर किसकी क्या वेवलेंथ है, ये सब ट्रैवल करेंगे सिमिलर स्पीड से, और वो स्पीड होती है 2.99 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत हल्का सा 19-20 का फर्क होता है, पर चलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ही ये सब मूव करती हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट से ये सब मूव करती हैं। हमें एक फॉर्मूला अगेन वापस से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, म्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट याद रखना है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, this is the speed of light which is 3 × 10⁸ meter per second. This is what frequency है ना, एंड इसका मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। That's it. That's all about electromagnetic radiations. कितने बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। लैम्डा नहीं मैमडा। महिमा श्री, ये क्या बात है यार, महिमा, महिमा ये क्या बात है यार,
क्यों कर रही हो यार ऐसा महिमा, क्या क्या दिक्कत क्या है? क्लियर है हमारे बच्चों को? मिस एक्सेप्शन मैम प्लीज कॉल, भैया को कॉल यार करेंगे, मतलब तुम पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। मैं कॉल करके क्या बोलूं कि ये बच्चे छुट्टी छुट्टी किया करते हैं? पहले अच्छे से बिहेव करो। तुम समझ रहे हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम पेरेंट को लेके आना चाह रहे हो और तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कैसे काम चलेगा? हाँ चलो खैर, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत मजे मजे में पढ़ाया है एंड आई होप कि आप इसको समझ पाए होगे। मैं आपसे बोल दूं, कल है बेटा संडे, एक छोटी सी आपसे है गुजारिश, कोशिश करना आप रिवाइज कर लो सारे टॉपिक्स जो अभी तक पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2, ठीक है, जितने हमने पढ़े हैं, ठीक है, जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको आप रिवाइज करके आना, स्पेशली आज का सेशन, स्पेशली आज का सेशन, ठीक है, आज का सेशन घोल के पी के आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड चीजों को उठाएंगे। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अब आपको याद है मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि यार बोरिंग होने वाली चीजें, पर तुम्हें मैं चाहती हूँ कभी फील ना हो, कभी फील ना हो, नो मैटर कॉन्सेप्ट कैसा हो, योर मिस एक्सेप्शन इज हियर, आई ट्राई माय 200% बेस्ट कि यार तुम्हें मजा आए पढ़ने में, कुछ भी हो मजा आया, तुम समझो चीजों को अच्छे से, दिमाग में बैठे चीजें आपको याद हो, तो मैं उसमें आपको पूरा कोशिश करूंगी, पूरा योगदान रहेगा मेरी तरफ से। बस आपसे एक छोटी सी मांग रहती है हमेशा, ठीक है, कि इस टॉपिक को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा रिविजन करने में, है ना, इस टॉपिक को पढ़ने में। इसके अलावा संडे का टाइम है तो कोशिश करना आधे घंटे का टाइम निकालो, 40 मिनट 45 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सब 9th का ही था, है ना। बट ये नई चीजें जो आई हैं इसको बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से कहानी बदल रही है, बहुत सारी चीजें अभी नई आएंगी, ठीक है। तो आई होप, आई विश कि हमारे बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन एट, कौन सी क्लास है, मंडे को है एट 5 PM, 5 बजे मिलेंगे मंडे को। पढ़ाई करके आना, रिवीजन करके आना, एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड यू ऑल एंजॉयड द सेशन। मिस एक्सेप्शन से पढ़ के मजा आ रही होगी हमारे मतलबी बच्चे लोगों को। करम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में मंडे को ठीक शाम 5 बजे। जुड़े रहिएगा इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में कहानी और बदलने वाली है, चीजें चेंज होने वाली हैं। सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, गुड नाइट, खाना खा लो फिर सो जाना, कल पढ़ लेना यार, कोई बात नहीं, मस्त आराम करो, कल पढ़ लेना, थक गए होगे, पूरा हफ्ता तुमने पढ़ाई करी है, स्कूल में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, आराम कर लो, सो जाओ, लेकिन कल रिवीजन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर बच्चा पार्टी, ये वाला एक्शन कर दूं, बाय एवरीवन।